चले बच्चों, आज मैं 10th क्लास के केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव को लेकर आया हूं, पहला लेसन का। तो पहला लेसन आपके लिए यह जो आपको ऑब्जेक्टिव जो मिलेगा पहला लेसन का, ये काफी महत्वपूर्ण मिलने वाला है और प्रीवियस पेपर से और आने वाले परीक्षा को ध्यान नजर रखते हुए इसको तैयार किया गया है। तो आइए चलते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। यह वीडियो आपके लिए काफी उपयोगी होने वाला है। मैं प्रत्येक दिन आपके लिए वीडियो लेकर आता हूं जो काफी अहम और महत्वपूर्ण है। चलिए, कैथोड किरणों में क्या उपस्थित होता है? हम बात कर रहे हैं कि कैथोड किरणों में क्या उपस्थित होता है। इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा कैथोड किरणों में होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। और एनोड की बात करोगे तो एनोड में होता है प्रोटॉन। क्या होता है? प्रोटॉन होता है। कैथोड किरणों में क्या होता है? कैथोड किरणों में होता है, कैथोड किरणों में होता है इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या होने वाला है? अगला प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन यह है कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाए, जब इसको गर्म किया जाए तो CaO और CO2 में बदल जाता है। यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? यह देख रहे हो, एक बड़ा सा यौगिक CaCO3 जो है वह टूट रहा है CaO में और CO2 में। यह दो भागों में टूट रहा है, तो इसको हम बोलते हैं वियोजन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या नाम है इसका? वियोजन अभिक्रिया। मैं CO3 की बात कर रहा हूं। यह जब टूट रहा है, देख सकते हैं यह दो भागों में टूट गया। तो जब एक यौगिक दो भागों में टूट जाए तो उसी का नाम क्या होता है? वियोजन अभिक्रिया। दो या दो से अधिक भागों में भी टूट सकता है, लेकिन यह दो भागों में, एक यौगिक दो भागों में टूट रहा है तो उसका नाम हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? यह अगला प्रश्न है उपचयन। उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीकरण और अपचयन का मतलब होता है अवकरण। ठीक है? उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है? उपचयन माने ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या क्या होता है? ऑक्सीजन का योग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, हाइड्रोजन अलग होता है, या इनमें से सभी? मैं बता दूं कि ऑक्सीकरण क्रिया में ये ऊपर दिए गए तीनों घटनाएं होती हैं। इलेक्ट्रॉन का त्याग हो सकता है, ऑक्सीजन का संयोग हो सकता है, या हाइड्रोजन का उससे अलगाव हो सकता है। ये तीनों घटनाएं ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ही होती है। ठीक है? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपके सामने है। 4 नंबर प्रश्न इधर है। क्वेश्चन यह है कि जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? जब जल टूटेगा, ध्यान रखिएगा, जब जल टूटेगा तो वह 2H प्लस में और O2 माइनस में टूटेगा। यह प्लस वाला है तो आप जानते हैं प्लस वाला कहां जाएगा? माइनस पर, और माइनस में होता है कैथोड, और यह टूटेगा तो कहां जाएगा? एनोड पर। मतलब हम कहें तो प्लस वाला चूंकि यह है हाइड्रोजन, तो कैथोड पर जा रहा है क्योंकि कैथोड होता है माइनस और एनोड होता है प्लस। तो ऐसे में आप समझ पाएंगे कि जल को तोड़िएगा तो कैथोड पर हाइड्रोजन मिलेगा, जबकि एनोड पर मिलेगा ऑक्सीजन। तो ये कह रहे हैं कैथोड पर क्या मिलने वाला है? तो कैथोड पर मिलने वाला है हाइड्रोजन गैस। क्या मिलेगा बंधु? हाइड्रोजन गैस मिलेगा। आशा कर रहा हूं कि आपको बात समझ में आ रही है और एक काफी महत्वपूर्ण भी है ऑब्जेक्टिव, क्योंकि इसका पार्टिसिपेंट जो होता है वो 50% होता है। अगर आपको रिजल्ट बेहतर करना है, अगर रिजल्ट लाना है, तो रिजल्ट लाने का एक उपाय है ऑब्जेक्टिव का बेहतर करना और इसको काफी स्ट्रॉन्ग करना। कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेंगी? जब धातु की अभिक्रिया जल के साथ करा दी जाए तो क्या निकलेगा? तो इससे क्या निकलेगा? तो धातु की अभिक्रिया जल के साथ करा दी जाए तो हाइड्रोजन गैस ही निकलेगा। कौन सा गैस निकलेगा? यह हाइड्रोजन गैस ही निकलेगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही होगी। जब जल की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ कराई जाती है तो उसमें से निकलता है हाइड्रोजन गैस। जल की अभिक्रिया धातु के साथ कराई जाती है तो उससे निकलता क्या है? हाइड्रोजन गैस। यहां से हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिए, Fe2O3 में एल्युमिनियम जोड़ा गया, Al को जोड़ा गया तो मिल रहा है Al2O3 बॉक्साइट है यह, और 2Fe। अब बस यहीं से सब कुछ क्लियर हो जाएगा।
यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ Al है, इसके साथ जो है यहाँ Fe है, इसमें से Al क्या किया, Fe को छांट कर बाहर कर दिया। तो अगर कोई एक परमाणु किसी यौगिक में से, जब कोई एक तत्व जो है यौगिक में उपस्थित किसी तत्व को हटा दे बाहर, तो इसको कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, विस्थापन। कैसे भाई, ये डिस्प्लेस कर दिया। इसमें Fe2O3 था, एल्युमिनियम ने Fe को साफ हटा दिया बाहर, इसको कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। और ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। यहां चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न यहां स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि लौह चूर्ण पर तनो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। सही उत्तर पर निशान लगाना है। क्या होगा, तो जब लोहा के चूर्ण जो है, जब लोहा के चूर्ण को अगर आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे तो निश्चित रूप से बनेगा हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड। इसमें हाइड्रोक्लोरिक है ना, यह जो क्लोरीन है वह अभिक्रिया कर देगा लोहा के साथ, तो क्लोरीन लोहा के साथ अभिक्रिया करेगा तो लोहा का क्लोराइड बनाएगा और इसमें बचेगा हाइड्रो माने हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर चले। अगला प्रश्न है 8 नंबर क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। इसमें बहुत सारे लड़कों को कंफ्यूजन हो जाता है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखो, उपचयन और अपचयन कहें तो ऑक्सीकरण अवकरण अगर है तो बिल्कुल ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑक्सीकरण होता है, श्वसन में ऑक्सीजन के साथ संयोग होता है। लेकिन अब बात आएगा कि भाई इसके दौरान जो होता है वह ऊर्जा भी निकलता है। ऊर्जा निकलेगा ना, एनर्जी निकलेगा, ऊष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा ही है। तो आप इसको शामिल कर सकते हैं। जैसे श्वसन में अगर ऑप्शन में दे तो केवल ऑक्सीकरण दे तो वह हो जाएगा। ये जो है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण की क्रिया कहे तो यह हो जाएगा। लेकिन यहाँ ऑक्सीकरण अवकरण दोनों का उदाहरण है, फिर भी इसके साथ दे रहा है, अब देखिए संयोजन अभिक्रिया, फिर इसके साथ दे रहा है ऊष्माक्षेपी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा यह डी ऊष्माक्षेपी हो जाएगा, क्योंकि इससे ऊर्जा निकलता है। ऐसे अगर ये नहीं दिया रहे तो वहां ऑक्सीकरण अभिक्रिया सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहलाते हैं, क्या कहा जाता है। तो देखो, यौगिक का निर्माण दो प्रकार से होता है, एक तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से और नहीं तो इलेक्ट्रॉन के साझा से। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से होगा तो उसको हम बोलेंगे यह वैद्युत संयोजी यौगिक कहेंगे। लेकिन अगर साझा से होगा तो अगर साझा रहे, इलेक्ट्रॉन अगर आपस में साझा करे तो सहसंयोजी हो जाएगा। अगर साझा नहीं करे, अगर त्याग करे तो वह हो जाएगा क्या, वह हो जाएगा वैद्युत संयोजी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह बिल्कुल सही जवाब है, वैद्युत संयोजी कहेंगे। स्थानांतरण से बनेगा तो वैद्युत संयोजी और साझा से बनेगा तो सहसंयोजी यौगिक। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। यहां देख पाएंगे यह कॉपर या ऑक्सीजन आपस में मिलकर CuO बना दिया। अब बताना है कि यह कौन सा अभिक्रिया है। यहां डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि ऑक्सीजन इस तत्व से जुड़ रहा है। ऑक्सीजन जब किसी तत्व से जुड़े तो वह अभिक्रिया हो जाएगा ऑक्सीकरण। बिना सोचे कॉपर का हो रहा है यहाँ पे क्या, यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ऑक्सीकरण कैसे पहचानिएगा बंधु, ऑक्सीकरण पहचानने का तरीका एकदम लिमिट है। उसमें ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन जाकर यहाँ जुट रहा है, इसका मतलब कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। तो सिल्वर क्लोराइड जो होता है, सिल्वर क्लोराइड की बात करें तो यह जो होता है वह सफेद रंग का होता है। कैसा होता है, तो सिल्वर क्लोराइड की बात करेंगे तो यह श्वेत रंग का होता है, सफेद रंग का होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए 12 नंबर सवाल है। यह बताना है यह कौन सा अभिक्रिया है। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट में बदल जाना, यह कौन सी अभिक्रिया है। तो देखो, जब जब ये सब जो है, जब साग सब्जी विखंडित होगा, ये सब विखंडित होगा तो उससे ऊर्जा भी निकलेगा, तो आप उसको ऊष्माक्षेपी के श्रेणी में रख सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी।
साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट में बनना। कंपोस्ट एक प्रकार का ऊर्जा देने वाला होता है, एक प्रकार का यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में आ जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर, लोहा से जिंक को लेपित करते हैं तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहा को अगर जिंक से लेपित करते हैं तो यह गैल्वेनाइजेशन कहलाता है, जस्तीकरण भी इसको कहा जाता है। ये क्यों किया जाता है? तो देखो, लोहा अधिक क्रियाशील है, इसमें जंग लगने का संभावना होता है, और जंग लगने का संभावना होता है तो उसे जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर क्या होता है? जस्ता का परत चढ़ाया जाता है। होता यह है कि यह जिंक का विलयन होता है, और माने जिंक को द्रवित जिंक होता है, उसमें लोहा के वस्तु को डाल देते हैं तो लोहा के ऊपर जिंक का परत चढ़ जाता है। लोहा के ऊपर जिंक का परत चढ़ना क्या कहलाएगा? गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनीकरण कहा जाता है। ये ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? जस्ता और तनु HCl के बीच अभिक्रिया कराई जाए, कौन सा गैस बनेगा? तो अगर हम जिंक की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराएं तो बेशक यह जस्ता क्लोरीन के साथ क्लोराइड बना देगा, और हाइड्रो है तो यह बना देगा हाइड्रोजन। क्या बना देगा? हाइड्रोजन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, यह यौगिक जल में घुलनशील है, तो बताना है कि वह माने तत्व कौन सा है? कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड उच्च गलनांक वाला यौगिक है, यह कैल्शियम से बनता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न, जल के एक अणु में हाइड्रोजन और, आप देखिए जल का सूत्र होता है H2O। भार के विचार से कहें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भार के विचार से 2:1 में होंगे। 2:1 में होंगे। हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, लेकिन 1:8 में भार के विचार से होंगे, 1:8। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं जेन्युइन इनके परमाणुओं की संख्या के आधार पर, परमाणुओं के अगर अनुपात की बात करें, इसमें परमाणु है 2, इसमें ऑक्सीजन में परमाणु है 1। इसका सही जवाब होगा 2:1। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 17 का बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। 2:1 हो जाएगा, लेकिन भार के विचार से पूछा जाए तो 1:8 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चले। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन यहां क्लियरफाई यहां से हो पाएगा, यह दिया हुआ है कौन सा ठीक है? ZnO + C बराबर दिया है Zn + CO। आप देख पा रहे हैं कि यहां से कार्बन उपचयित हो रहा है। तो देखो, कार्बन के साथ जो है ऑक्सीजन जुट रहा है, तो यहां कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। यहां जिंक से ऑक्सीजन हट रहा है, तो यहां अवकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? अवकरण। ध्यान दीजिएगा, दो घटनाएं एक साथ होती है जिसको रिडक्स कहते हैं। ऑक्सीकरण भी होती है और अवकरण भी होती है। वहां हम देख पा रहे हैं कि ZnO से जिंक से ऑक्सीजन अलग जा रहा है, तो अवकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवकरण। क्या हो जाएगा? अवकरण हो जाएगा, और यह ऑक्सीकरण हो जाएगा। अब पढ़ लीजिए, कार्बन उपचयित हो रहा है, उपचयित माने ऑक्सीकरण हो रहा है, बात सही है। कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। ZnO उपचयित हो रहा है, ZnO उपचयित नहीं हो रहा है। उपचयित माने ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण इसका नहीं हो रहा है। कार्बन अपचयित हो रहा है, नहीं हो रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड उपचयित हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। यही उत्तर सही है कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुट रहा है, जिसके कारण इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल तगड़ा आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं क्या है? लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया कराई जाए तो क्या होता है? तो देखो, लोहा जो है वह क्लोरीन से क्लोराइड बना देगा, और उसके बाद यहां पे जो है हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। लेकिन अब जो है यहां अम्ल के साथ अभिक्रिया होगा तो ठीक है, लेकिन अब जानते हैं कि HCl जो होगा, HCl माने जो अम्ल है, अम्ल जो है
वह धातुओं के साथ अभिक्रिया जब भी करेगा तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। और इस प्रकार से कहीं भी आपको दिखाई दे कि भाई हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा कब? जब कोई धातु की अभिक्रिया अगर अम्ल के साथ कराई जाए तो बेशक उसमें से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा। इसका सही उत्तर होगा हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 20 नंबर। कौन एक दहन अभिक्रिया है? दहन अभिक्रिया, दहन का मतलब जो जलता है। तो देखो, जल का उबलना दहन नहीं है, पिघलना ये भी दहन नहीं है। जो जलना की क्रिया है ना, पेट्रोल का जलना, जलेगा तभी दहन का क्रिया होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। हो गया यह। यहां आप क्वेश्चन आ रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? तो जब ऑक्सीजन जुटेगा तो उसको कहेंगे उपचयन, माने ऑक्सीकरण। ठीक है, जब भी ऑक्सीजन जुटेगा किसी पदार्थ में उसका नाम हो जाएगा ऑक्सीकरण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन असत्य है? कह रहे हैं कि ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन किसी पदार्थ से जुटते हैं, बात गलत है। अवकरण में हाइड्रोजन किसी पदार्थ से जुटते हैं, यह बात सही है। ऑक्सीजन ऑक्सीकारक, देखो जब एगो कौन असत्य है कौन सत्य है ये देखना है। कौन असत्य है? ऑक्सीकारक स्वयं को ऑक्सीकृत करते हैं, अवकारक खुद को ऑक्सीकृत करते हैं। देखिए होता यह है कि ऑक्सीकारक अवकरा की बात है तो इसमें असत्य जो है सिर्फ एक ही है कि ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन किसी पदार्थ से जुड़ते हैं, ये बात, ऑक्सीजन किसी पदार्थ से जुड़ते हैं, यह बात सही है। यह बात माने यह बात सही है, लेकिन पूछ रहा है असत्य कौन है, यह पूछ रहा है ना। तो बात सही यही जो है वो असत्य है। अवकरण में हाइड्रोजन जुड़ते हैं, ये भी तो सही है, ये भी सही है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन किसी पदार्थ से जुड़ते हैं, ये भी सही है। ऑक्सीकारक का खुद ऑक्सीकृत करते हैं, नहीं वो अवकृत करते हैं, और अवकारक खुद को ऑक्सीकृत करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीकारक स्वयं को अवकृत करते हैं और अवकारक खुद को ऑक्सीकृत करते हैं ना। चलिए यह हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया, क्योंकि बाकी सब सही है, लेकिन यही ऑप्शन एक क्या है, गलत है। और पूछ रहा है कि गलत कौन है, तो यही गलत है, बाकी सब ठीक है। ऑक्सीकरण है तो ऑक्सीजन का संयोग होगा, अवकरण है तो हाइड्रोजन का अलगाव होगा, और बाकी ए भी। ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत करता है, ऑक्सीकारक खुद को क्या करता है, ऑक्सीकृत करता है। अवकारक खुद को ऑक्सीकृत करता है, माने तीन को सही है और यह गलत है। तो पूछ रहा है कि गलत कौन है, तो गलत यही है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वहां देखिए क्या लिखा है, असत्य कौन है। तो तीनों बात तो सत्य है, सिर्फ एक ऑप्शन नंबर सी क्या है, असत्य है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 23 नंबर। करे किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है? तो देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, ये बात समझ लीजिए। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुटता है, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुटता है और हाइड्रोजन हटता है। तो कह रहे हैं कि हाइड्रोजन का हटना क्या है? हाइड्रोजन का हटना जो है वह है उपचयन अभिक्रिया। क्या है? उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। उपचयन और ऑक्सीकरण एक ही बात है। तो ऑक्सीकरण में होता है या तो ऑक्सीजन जुटेगा और नहीं तो हाइड्रोजन हटेगा। तो हाइड्रोजन जब हट रहा है तो उसमें क्या होगा, हाइड्रोजन जब हटेगा तो उसको कहेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या होने वाला है, करे किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित निकटतम ताप की आवश्यकता होती है, जो क्या कहलाती है? देखो क्या है कि कोई पदार्थ को जब जलाना शुरू कीजिएगा तो अचानक नहीं जलने लगेगा, धीरे धीरे गर्म होते होते एक समय ऐसा आएगा जब वह उस पर जलने लगेगा, उसको कहते हैं ज्वलन ताप।
क्या कहते हैं? ज्वलन ताप। एक निश्चित ताप है जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है। ये आपका क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 26 नंबर ये सवाल है, Na2SO4 BaCl2 बताना है कि कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है। यहां देखो Ba के साथ इसका SO4 जुट गया, इसके साथ यह जुट गया, और Na के साथ यह Cl जुट गया। अब ऐसी क्रिया को कहते हैं द्विविस्थापन। क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसका नाम है द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्यों? या उभय विस्थापन भी कहते हैं। उभय विस्थापन कहिए या द्विविस्थापन कहिए। उभय विस्थापन का मतलब कि देखो ये अपना अपना घटक छोड़कर दूसरे के साथ मिल रहा है। ये Cl2 जो है Na के साथ मिल रहा है, और ये Ba जो है वह SO4 के साथ मिल रहा है। इसको कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है Zn प्लस CuSO4। यहां देखो Zn जो है वह CuSO4 से SO4 हटा दिया और Cu को अलग कर दिया, तो यह क्रिया क्या कहलाएगी? यह क्रिया कहलाएगी विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहलाएगी बंधु? विस्थापन अभिक्रिया। क्यों? इसलिए कि यह जो Zn है इसमें से एक को हटाकर उधर फेंक दिया, तो इसको कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, यह प्रश्न क्लियर हो गया। सवाल 27 तक हो गया। सवाल 28 देखते हैं कि सवाल 28 क्या है। यहां जो कार्बन है और जो ऑक्सीजन है, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों की अभिक्रिया अगर एक साथ कराई जाती है तो बनता है CO2 बनता है। क्या बनता है? CO2 बनता है। तो अब आप मुझे बताइए कि यह जो है कौन अभिक्रिया होगा? क्या यह विस्थापन होगा? क्या यह वियोजन होगा? क्या यह संयोजन होगा? इनमें से कोई नहीं। देखो इसमें ऑक्सीकरण रहता तो वो भी आंसर हो जाता, वही आंसर होता, लेकिन यहाँ दो आपस में मिलकर एक को बना रहे हैं ना, तो इसका नाम हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? और अगला प्रश्न आपके सामने है, CaO है, CaO और H2O ये अभिक्रिया किया तो Ca के साथ इसका OH हो गया और बाकी जो है O2 वो अलग हो जाएगा। एक कौन सी अभिक्रिया में आएगा? यहां देखिए Ca जो है ना वह इसके साथ अभिक्रिया कर लिया, इसमें से OH खींच लिया। एक कौन अभिक्रिया हुआ? तो यह अभिक्रिया हुआ जैसे इसमें OH है, इसमें H एगो बचा, इसमें H एगो बचा और इसमें एगो O बचा। इसमें अगर देखा जाए तो दो ऑक्सीजन हो ही गया। ये तो दो को जुड़ कर एगो ना बनाया, तो दो को जोड़कर जब एगो बना है तो दो जुटकर अगर एक बने तो बेशक हम उसको कहेंगे कि यह क्या है? संयोजन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 29 का ए नंबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह संयोजन अभिक्रिया है। तो संयोजन क्यों है? तो दो मिलकर एक बना रहा है तो संयोजन हो जाएगा, और एक के द्वारा दो तीन बन जाए तो वह वियोजन हो जाएगा। क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने यह रहेगा 30 नंबर। ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? मतलब ऊष्मा बाहर से दिया जाए और तब उसको तोड़ा जाए, उसको क्या कहेंगे? तो ऊष्मा दीजिएगा तो उसको कहेंगे, जब ऊष्मा देकर तोड़ना होगा ऊष्मा के द्वारा, ऊष्मीय वियोजन। वियोजन तो है ही, ऊष्मा देकर अगर किया जाए तो ऊष्मीय वियोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊष्मीय वियोजन। अगर ऊष्मा देकर तोड़ा जाए तो उसका नाम हो जाएगा ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होते हैं उसका नाम क्या है? जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होते हैं उसका नाम क्या है? ठीक है, तो देखो ऊर्जा का अगर अवशोषण हो रहा है तो उसको कहते हैं ऊष्मा शोषी। क्या कहेंगे? ऊष्मा शोषी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है तो उसको कहते हैं ऊष्मा क्षेपी, और नहीं तो क्या है? ऊष्मा शोषी। बाहर से ऊष्मा लेगा तो ऊष्मा शोषी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन है, वे अभिक्रियाएं
जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। अभिकारकों के बीच आयनों का जब आदान प्रदान होता है उसको भी बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे मान लो यह AB प्लस CD है, होता यह है कि इसका A इसके D के साथ मिल गया और इसका B इसके C के साथ मिल गया, तो ये आयनों का आपस में अदला बदली करके जो बनाता है उसी का नाम है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, नंबर सवाल, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुटना, हटना क्या कहलाता है? हटना क्या कहलाता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है? हटना क्या कहलाता है? तो यह है अपचयन। ऑक्सीजन हटेगा तो कहा जाएगा अपचयन, और नहीं तो ऑक्सीजन जुटेगा तो उसका नाम हो जाएगा उपचयन। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और ये प्रश्न संख्या रहेगा 35 और ये क्वेश्चन है कि कौन सा संतुलित रासायनिक समीकरण है? संतुलित का मतलब दोनों ओर काउंट करेंगे, अगर LHS और RHS दोनों ओर, अभिकारक और प्रतिफल दोनों ओर की अगर संख्या परमाणुओं की समान है तो हम कहेंगे कि वह क्या है? संतुलित है। यह Na है, इधर भी Na है, यहाँ H2 है, 2 गो H है, और यहाँ देखिए 1 गो 2 गो 3 गो, तो यह तो नहीं है। यहाँ Ba 1 गो है, यहाँ Ba 1 गो है, यहाँ Cl2 2 गो, यहाँ Cl का 1 गो हो गया 2 गो, हाइड्रोजन 2 गो, हाइड्रोजन 2 गो हो गया, SO4 1 गो, SO4 1 गो, दोनों ओर बराबर है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, क्योंकि यही संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, संतुलित का मतलब क्या होता है? तो दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान हो जाए। बाकी आप सभी को कैसा लगा यह वीडियो जरूर बताइएगा। ये महत्वपूर्ण 35 प्रश्न थे, इसका सीरीज 2 लेकर मैं अगले वीडियो में हाजिर होऊंगा। तब तक दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।